यूनिट 6 कर रहे थे हम पार्टनरशिप का। इसमें हमारा एक टॉपिक बचा था इंसॉल्वेंसी का। ठीक है। इंसॉल्वेंसी का मीनिंग क्या होता है बताओ। इंसॉल्वेंट होना क्या होता है जल्दी से बताओ। पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है, मीनिंग क्या है। हाँ जी। पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है, मीनिंग रीजंस क्यों हो सकता है। होगा तो क्या होगा, आप लोगों को जो भी पता है इंसॉल्वेंसी के बारे में वो बता दो। कंगाल हो गया साक्षी। ये सही है, वन वर्ड। पार्टनर कंगाल हो गया जितने उसकी लायबिलिटीज उसके एसेट से ज्यादा थी। ठीक है। हम ना इसकी डायरेक्ट आते हैं अकाउंटिंग पे। इसमें ना एक आपका लगता है गार्नर वर्सेस मूरे रूल। किसी को पता है क्या होता है ये गार्नर वर्सेस मूरे रूल। हाँ जी। मेरे बिल्डर लगा दिए, लगा दे। फिश, आप म्यूट कर लो प्लीज। लॉस बैटिंग इन प्रेफरेंस, पीएसआर ऐसा कुछ। और बताओ, तेजस आप बताओ। कोई बात नहीं क्रिश। गार्नर वर्सेस मूरे रूल क्या होता है। देखो ये लाइन पढ़ो। अकॉर्डिंग टू दिस डिसीजन, सॉल्वेंट पार्टनर्स मतलब एक पार्टनर तो हो गया आपका साक्षी की लैंग्वेज में कंगाल। ठीक है। तो जो कंगाल नहीं हुए हैं वो वाले पार्टनर्स हैव टू बियर द लॉस ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर and have to categorically put the normal loss and realization of assets to be borne by all partners, including insolvent partner in the PSR. But a loss due to insolvency of a partner has to be borne by the solvent partners in capital ratio. मतलब आपका जो भी रियलाइजेशन का लॉस होगा, जितना भी आपका रियलाइजेशन का लॉस होगा, इसको ना चाहे अपनी बुक में से छोटा सा लिख लो। रियलाइजेशन लॉस किस रेशियो में होगा, पीएसआर, ऑल पार्टनर्स। लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, सॉल्वेंट पार्टनर्स इन कैपिटल रेशियो। ये याद रखना, पीएसआर में नहीं, कैपिटल रेशियो सॉल्वेंट पार्टनर्स। ठीक है। तो आपका इसके केस में क्या करते हैं, सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल रेशियो में वो लॉस बेयर कर लेता है और रियलाइजेशन का लॉस हमारा पीएसआर में जाता है। डन। एक बार ये रीड करो, कैपिटल रेशियो का मीनिंग क्या होता है। द पार्टनर्स आर फ्री टू हैव either fixed or fluctuating capitals in the firm. If they are maintaining capitals at fixed amount, then all adjustments regarding their share of profits, interest on capital, drawings, etc. are done through current accounts। ये हमने पढ़ा था। दो टाइप्स की कैपिटल होती है आपकी, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स के केस में सारी एडजस्टमेंट्स आपकी करंट अकाउंट से होती है और फ्लक्चुएटिंग के केस में सारी एडजस्टमेंट आपकी तो कैपिटल अकाउंट से होती है। विच में हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस एंड इंसॉल्वेंसी लॉस इज डिटरमाइंड इन द रेशियो ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। बट इफ कैपिटल्स आर नॉट फिक्स्ड, कैपिटल फिक्स नहीं है, तो आपकी हर दूसरे दिन चेंज होती रहेगी। कभी कोई लॉस डाल रहा है, कभी कोई प्रॉफिट डाल रहा है, कुछ ना कुछ डालते रहेंगे। एंड ऑल ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट एक्सेट्रा आर पास थ्रू कैपिटल अकाउंट्स। तो हम कह रहे हैं फिर हम कौन से वाली कैपिटल रेशियो ले, ये तो हर बात पे हर ट्रांजेक्शन पे चेंज हो जाएगी, किस दिन वाली ले। देन बैलेंस शीट ऑफ बिजनेस शैल नॉट एग्जिबिट करंट अकाउंट, तो पार्टनर करंट अकाउंट नहीं दिख रहा होता। एंड कैपिटल रेशियो विल बी डिटरमाइंड, यहां से अंडरलाइन कर लेना अपनी बुक में। कैपिटल रेशियो विल बी डिटरमाइंड आफ्टर एडजस्टिंग ऑल द रिजर्व्स। रिजर्व्स हम डालते हैं पार्टनर्स में। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स टू द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, जो भी आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है वो डाल दो। और ड्रॉइंग्स टू द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, ड्रॉइंग्स की एडजस्टमेंट कर दो। ऑल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एंड ड्रॉइंग्स, कैपिटल और ड्रॉइंग्स पे जो भी इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है वो भी एडजस्टमेंट कर दो टू द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। बट इसको ऐसे सर्कल करना, बट बिफोर एडजस्टिंग प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब सारी एडजस्टमेंट्स कर लेना लेकिन लॉस ऑन रियलाइजेशन मत डालना। वहां पे जो आपकी वो आ रही है ना, एडजस्टमेंट आ रही है, वो जो कैपिटल आ रही है उस रेशियो में आपको इंसॉल्वेंट पार्टनर का लॉस ट्रांसफर करना है। ये बात समझ आई, यस और नो। यहां तक पॉइंट समझ आया। गार्नर वर्सेस मूरे रूल क्या कहते हैं कि अगर आपका कोई भी पार्टनर हो गया इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मतलब वो अब पैसे नहीं ला सकता। ठीक है। तो उसका जितना भी लॉस होगा, रियलाइजेशन लॉस, वो आपके जो पार्टनर्स हैं सॉल्वेंट पार्टनर,
वो अपनी कैपिटल रेशियो में ट्रांसफर करेंगे। अब हम कह रहे हैं कैपिटल रेशियो क्या, कैपिटल अगर आपकी फिक्स्ड अमाउंट की है तो उस फिक्स्ड रेशियो में, अगर फ्लक्चुएटिंग नेचर की है तो हम कह रहे हैं फ्लक्चुएटिंग में तो ट्रांजेक्शन होंगी। तो जो भी आपका कैपिटल था उसमें सारे ट्रांजेक्शन कर दो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट, सब कुछ डाल दो रिजर्व्स। उसके बाद जो आपकी कैपिटल बची बिफोर ट्रांसफरिंग रियलाइजेशन लॉस, उस रेशियो में हम इंसॉल्वेंट पार्टनर का लॉस डाल देंगे। क्रिश, तेजस, समझ आया? हाँ जी, यस और नो? ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस तो ना आपके हो जाएंगे। इसके आगे मैं आपको एक बताती हूँ, पीसमिल वाला। पीसमिल सिस्टम किस किस को आता है, पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन? सच्ची सच्ची बताना, पीसमिल पेमेंट्स। साक्षी को आता है, ठीक है। तेजस और क्रिश कितनी रेटिंग दोगे खुद को पीसमिल में? नहीं आता, ठीक है। देखो पीसमिल का मतलब क्या होता है, हमने ना एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखा था, इसका एक क्वेश्चन किया तो शेयर हो जाएंगे। हाँ ठीक है, देखो इसमें हमने एक ना एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखा था डिसोल्यूशन के केस में। रियलाइजेशन में हम कहते थे कि सारे एसेट सारे लायबिलिटीज हम इसमें डाल देते हैं और उसको रिकवर कर लेते हैं, है ना। तो हम क्या कहते थे, जैसे सपोज आपके एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, उसको खत्म करने के लिए हम क्रेडिट कर देते थे टू एसेट्स, और यहाँ बाय लायबिलिटीज लिख देते थे। फिर उनको रियलाइज भी कर लेते थे, कुछ भी एसेट आपका सेल हुआ बाय बैंक लिख देते थे। बट क्या ऐसा होता है एक्चुअल में कि आपका एक ही दिन में सारा कुछ रियलाइज हो जाएगा, एक ही दिन में सारी पेमेंट्स हो जाएगी? हो ही नहीं सकता। आपने यहाँ पे एसेट्स में एक लिखा था वर्ड डेटर्स, अगर आपके सपोज 50 डेटर्स थे, क्या 50 के 50 लोग एक दिन में पैसा दे देंगे? इतने शरीफ होते हैं? बिल्कुल भी नहीं होते। आपके पास 10 फर्नीचर थे, एसी था, मशीनरी थी, क्या एक ही दिन में सारी सेल हो जाएगी? नहीं होगी। तो अलग अलग दिन पे आपका पीस मिल में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब कि धीरे धीरे करके एसेट्स आते हैं। अब सपोज आपके पास क्या था, एक फर्नीचर था 50,000 का, मशीन थी 1 लाख की, और अदर एसेट्स थे 20,000 के, ठीक है। ये थी इनकी बुक वैल्यू। अब हमने सबसे पहले रियलाइज करा सोल्ड एट, सबसे पहले हमने फर्नीचर सेल कर दिया 40,000 पे। तो मेरे को एक चीज बताओ, क्या ये 40,000 आप अपनी पॉकेट में रखे रखोगे कि जिस दिन सारे एसेट्स बिकेंगे उसी दिन हम पार्टनर्स को देंगे, या फिर हम 40,000 का भी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? बताओ। हाँ लाइबिलिटीज तो ऑब्वियसली पे करेंगे साक्षी, वो भी अभी सीखेंगे। हमें मान रहे कि लाइबिलिटीज के बाद आपके पास 40,000 रुपीज है, तो क्या हम ऐसा वेट करेंगे कि सारे एसेट सेल हो जाए तभी पार्टनर्स को देंगे, या आज ही हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेंगे? बताओ। आज ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सब एग्री कर रहे हो? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इतने को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर हमें सपोज नेक्स्ट रियलाइजेशन हुआ, ये 1,10,000 पे हो गया, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऐसे ऐसे आपका पीसमेल सिस्टम चलता है। अब वो कहता है कहने में तो ये बहुत इजी है, करने में देखो कैसे होएगा। आपको ना दो मेथड्स इसमें अलाउड होता है, मैक्सिमम लॉस मेथड एंड हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। सबसे पहले हम देखेंगे मैक्सिमम लॉस मेथड। आपको ना क्वेश्चन में गिवन होगा कौन सा लगाना है। Each installment realized is considered to be the final payments. That is, outstanding assets and claims are considered worthless, and partners' accounts are adjusted on that basis each time when a distribution is made, following either Garner versus Muller rule or the PSR rule. ध्यान से समझो इस चीज को। जैसे मैंने इसमें बोला कि सबसे पहले हमने फर्नीचर सेल करा, उसकी 50,000 की क्या थी, बुक वैल्यू थी, और हमने वो सेल कर दिया 40,000 पे, ठीक है। तो मैं एक चीज बताओ, ये जो हमने 40,000 पे सेल करा ना, तो उस दिन आपको ये मैक्सिमम लॉस मेथड कहता है कि हम ये मान लेंगे कि आपका जो है इसके बाद वाले एसेट्स है ये सेल ही नहीं होंगे। गुड इवनिंग वंशिका, ठीक है। तो हम ये मान के चलेंगे कि आपके वाले एसेट सेल ही नहीं होंगे। हमने ये मान लिया अपना 1,20,000 का लॉस। इसको हम डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स में। कौन सा रूल फॉलो करते हुए, गार्नर वर्सेस मूले, जो आपको भी क्वेश्चन में बताऊंगे। फिर आपने सपोज नेक्स्ट एसेट रियलाइज करा मशीनरी, आप कहोगे मशीनरी होगी, अदर एसेट्स आपके रियलाइज ही नहीं होंगे, फिर हम लॉस ट्रांसफर कर देंगे, ऐसे ऐसे चलेगा। कोई बात नहीं वंशिका, जितना कंफर्टेबली ले सको ले लेना, बाकी रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। तो ये चीज ना हम डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना। एक क्वेश्चन समझ लो, सारे नॉर्मली हो जाएंगे आपकी।
A, B, and C are partners, sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. Their capitals were 9,600, 6,000, and 8,400 respectively. Liability for interest on loan from spouses of partners या आपके एसेट्स दे रखे हैं. द एसेट्स रियलाइज इन फुल इन द ऑर्डर इन विच दे आर लिस्टेड अबव. जिस ऑर्डर में दे रखे हैं ना उसी ऑर्डर में रियलाइज हुआ मतलब सेल होते गए. बी इज इंसॉल्वेंट. बी इंसॉल्वेंट है. You are required to prepare a statement showing distribution of cash as and when available, applying the maximum possible loss procedure. Possible loss procedure लगाना है आपको, राइट. अब आपका क्या आता है. सबसे पहले मेरे को एक चीज बताओ, हम सीक्वेंस क्या फॉलो करते हैं. आप रियलाइजेशन कर रहे हो, आपके कुछ ना कुछ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आ रहे होंगे. अगर आप लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ही नहीं पे करोगे तो क्या आप लिक्विडेशन का प्रोसेस कंटिन्यू कर पाओगे. लिक्विडेशन या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस तो सबसे पहले तो आपको ये पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपका लिक्विडेटर काम ही नहीं करेगा आगे. वो कहेगा सबसे पहले मेरा पैसा साइड करो. तो सबसे पहले आपको प्रोविजन बनाना होता है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के लिए. ये सीक्वेंस ध्यान रखना. फिर हम करते हैं आउटसाइड लायबिलिटीज. फॉर एग्जाम्पल आपका कोई है क्रेडिटर, वो कहेगा भाई तुम्हारी तो फर्म बंद हो रही है, मुझे क्या पता तुम्हें फ्यूचर में पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तुम्हारे एसेट्स कितने के बिकेंगे, पहले मेरा पैसा दे दो. एक एसेट बिका, मेरा हिसाब कर दो, आगे तुम देखते रहना जो रियलाइज हो रहा है जो बिक रहा है. ठीक है. तो सबसे पहले क्या होगा, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, फिर आउटसाइड लायबिलिटीज, फिर आपका क्या आता है पार्टनर्स लोन, एंड देन पार्टनर्स कैपिटल. पार्टनर्स कैपिटल. ठीक है. यस वंशिका, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, क्रेडिटर, पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल. यहाँ पे सिर्फ क्रेडिटर्स नहीं आता, आउटसाइड लायबिलिटीज कुछ भी हो सकती है. लाइक यहाँ पे क्या है, स्पाउसेज ऑफ पार्टनर्स. स्पाउसेज ऑफ पार्टनर भी एक आउटसाइडर है, तो हम उसकी पेमेंट प्रायोरिटी पे करेंगे. डन. अब आगे आपको सबसे पहले क्या बोला, आपके पास कितने पैसे आए हैं. आपके पास आए 1,000 रुपीज. हम फॉर्मेट कैसे बनाते हैं ये ना अपनी बुक में खोल लेना साथ साथ, क्योंकि इन्होंने ऐसा ट्विस्ट करके दे रखा है. ठीक है, अपनी बुक में भी खोल लो ये साथ साथ. आपका बैलेंस ड्यू, आपका सबसे पहले है आउटसाइड लायबिलिटीज 2,000, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर 1,000. ये सिर्फ हम बैलेंसेस लिख रहे हैं. आउटसाइड लायबिलिटी, पार्टनर्स लोन और कैपिटल्स. ठीक है. ये आपके हैं कैपिटल्स के बैलेंसेस जो भी ड्यू है. ये आपका आ गया टोटल कैपिटल ड्यू, राइट. अब सबसे पहले आपने कितना अमाउंट रिसीव करा, ये मैं दोबारा बोल रही हूँ, अपनी बुक में खोल लेना, क्योंकि ये थोड़ा रोटेट करना पड़ेगा ना, तो आप अपनी बुक में देख लो. तो सबसे पहले हमें रियलाइज हुआ 1,000. बताओ जी, इस 1,000 से सबसे पहले किसकी पेमेंट करेंगे, जल्दी से बताओ. सबसे पहले हम ये 1,000 किसको पे करेंगे. ये साक्षी, हम पे करेंगे स्पाउस ऑफ पार्टनर, क्योंकि ये आउटसाइड लायबिलिटी है. हमने देखा क्या कोई लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है, ये तो थे नहीं. तो हमने अब देखा सेकंड आउटसाइड लायबिलिटीज. आउटसाइड लायबिलिटी थी 2,000 की, रियलाइज हुआ 1,000, तो इसको 1,000 दे देंगे. फिर इसका बैलेंस कितना बच जाएगा, 1,000 रुपीज. ये इसका रह गया बैलेंस अमाउंट. ठीक है जी. उसके बाद आपका रियलाइज हुआ है 2,000 रुपीज. अब किसको पे करेंगे, पार्टनर्स लोन. पहले तो 1,000 इसी को पे करेंगे, और बचा हुआ 1,000 से हम पार्टनर का लोन दे देंगे. दोनों पूरे हो गए. अब नेक्स्ट रियलाइजेशन क्या हुआ आपका, 1,200 की मशीनरी. आप किसको देंगे, 1,200 की मशीनरी किसको देंगे. आउटसाइड लायबिलिटीज कंप्लीट हो चुकी, पार्टनर्स लोन हो चुका. यस साक्षी, आपका 1,200 डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में. कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, पार्टनर्स में कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे पैसे, पीएसआर या कैपिटल रेशियो. बताओ 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 फटाफट. पीएसआर या कैपिटल रेशियो. एक चीज आप लोगों ने मिस कर दी, यहाँ पे क्या ये 1,200 रियलाइज होंगे, क्या ये 1,200 डिस्ट्रीब्यूट होंगे. हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है मैक्सिमम लॉस निकाल के. यहां से ध्यान से समझ लेना इस क्वेश्चन को. अभी तक तो सिंपल था, हमने सबसे पहले क्रेडिटर की पेमेंट कर दी, आउटसाइड लायबिलिटीज लोन सब पे कर दिया. हमें निकालना है मैक्सिमम लॉस. हम ये मान के चलेंगे कि ये जो है ना, ये मशीनरी सेल हुई है, इसके बाद तो कुछ सेल ही नहीं होने वाला, बस ये लास्ट चीज है. आप मेरे को एक चीज बताओ, आपने पार्टनर्स की कैपिटल टोटल पे कितनी करनी थी, 9,600 प्लस 6,000 प्लस 8,400, 24,000. और हम कह रहे हैं कि हम ये मान के चलेंगे सिर्फ ये 1,200 रियलाइज हुए, इसके आगे कुछ रियलाइज ही नहीं होगा, तो हमारा कितना लॉस हो जाएगा,
24,000 माइनस 1200, 22,800। तो एक चीज अपने दिमाग में एकदम गांठ बांध लो कि ये हमें 1200 डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने पहले। हमारा प्रोसीजर क्या होता है, मैक्सिमम लॉस। हम ये मान के चलते कि मैक्सिमम लॉस कितना होगा। हमारे को यहाँ पे 1200 रुपए रियलाइज हुए। हम सोच रहे कि 1200 तो आखिरी कमाई है, इसके बाद कुछ एसेट रियलाइज नहीं होगा, कुछ नहीं बिकेगा। तो हमारे पास जो 24,000 की कैपिटल पे करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपए है। तो हमने निकाला मैक्सिमम लॉस कितना आ गया, 22,800। हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये देखो, आपका मैक्सिमम पॉसिबल लॉस 22,800, टोटल ऑफ कैपिटल 24,000, लेस कैश अवेलेबल 1,200, allocated to partners in profit sharing ratio 5:3:2। तो ये 22,800 को आपने एलोकेट कर दिया। ठीक है, सुनते जाना ध्यान से, थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में। अगर कोई फर्स्ट टाइम कर रहा है तो बिल्कुल बस कंसंट्रेशन से सुनते जाओ। सबसे पहले हमने क्या करा था, पार्टनर्स का लोन पे करा था, वो पार्टनर आउटसाइड लाइबिलिटीज मतलब पार्टनर के स्पाउस का। फिर हमने पार्टनर का लोन पे कर दिया था। फिर जो 1200 रुपया है हमने यहाँ पे निकाला मैक्सिमम लॉस। मैक्सिमम लॉस मतलब आउटस्टैंडिंग कैपिटल माइनस अमाउंट रियलाइज। तो हमने देखा हमें पे करने 24,000 रुपए, लेकिन हमारे पास आए सिर्फ 1200। तो हमने मान लिया कि 22,800 का हो गया हमारा लॉस। 22,800 को हमने पीएसआर में डिवाइड कर दिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि ए को देने थे 9,600, उसके हिस्से का लॉस आ रहा है 11,400। तो ये तो डेफिशिएंसी आ गई, मतलब हम उसको दे ही नहीं सकते क्योंकि उसका तो डेफिशिएंसी आ रही है 1,800 रुपए की। सिमिलरली बी को देने थे 6,000, उसके हिस्से में लॉस आ रहे 6,840, 840 का आ गया ये निगेटिव। सी का हाँ पॉजिटिव अमाउंट आ रहा है। ठीक है, अब आप एक बार अपना गार्नर वर्सेस मुरे रूल पढ़ो। गार्नर वर्सेस मुरे रूल ने क्या कहा था, इधर 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 आ जाओ। कि आपका जो भी लॉस होता है, लॉस ड्यू टू insolvency of partner has to be borne by the solvent partners in the capital ratio। तो यहाँ पे तो सिर्फ सी सॉल्वेंट दिख रहा है हमें, तो हम किस में डाल देंगे, सी के अकाउंट से। ठीक है, तो इनका कितना कितना नेगेटिव बैलेंस आया था, 1,800 और 840। ये सारा हम कहाँ पे डाल देंगे, सी में। ठीक है जी, हम कह रहे हैं 1,800 और 840 हमने डाल दिया सी में। तो इनका तो वापस से पॉजिटिव हो गया, और इसका ये जो 2,640 ये वाला टोटल ये हम कर देंगे लेस। ये वाला पॉइंट समझ आया, यस और नो। हाँ जी, इन दोनों का 1,800 और 840 का लॉस आया था, तो हमने वो लॉस का टोटल किस में डाल दिया, सी में, जिसका पॉजिटिव बैलेंस आ रहा था। बताओ, क्रिश, तेजस, समझ आ रहा है, वंशिका, क्रिश आपको आ रहा है समझ? हाँ जी, दोबारा बता देती हूँ। हमने क्या करा, कोई बात नहीं वंशिका, आप रेस्ट कर लो, कोई बात नहीं। हमने क्या करा, 22,800 का आया था आपका मैक्सिमम लॉस। ठीक है, अब ये मैक्सिमम लॉस को हमें क्या करना है, पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करा 22,000 को 532 में, तो हमारे ये आए लॉसेस। हम कह रहे ए को पे करना था 9,600, उसके हिस्से का लॉस आ गया 11,400, वो तो नेगेटिव में चला गया 1,800। सिमिलरली बी को पे करना था 6,000, उसके हिस्से का लॉस आ रहा है 6,840, तो 840 नेगेटिव में चला गया। सी सी को पे करना था 8,400 और उसके हिस्से में सिर्फ 4,560 का लॉस आ रहा है, तो वो आ गया पॉजिटिव में। अब हम कह रहे हैं कि भाई नेगेटिव वाले पार्टनर जिनके अभी कैपिटल ही नेगेटिव आ रही है, उनको अभी हम 1,200 में से कुछ नहीं पे करेंगे। ये हम कहां से एडजस्ट कर देंगे, सी में से। ये 3,840 कहां से हम एडजस्ट करेंगे, सी में से। 1,800 प्लस 840 कितना आ गया आपका, 2,640। क्रिश बताओ समझ आया या नहीं आया, बस इतना पॉइंट यहां तक। ये बैलेंसेस कैसे आए हैं, जल्दी से बताओ, यस और नो। ठीक है, तो यहां तक हमने ये कर दिया एडजस्ट। अब हम कह रहे हैं पेमेंट कितनी हुई, ये आपके पार्टनर अमाउंट पेड। ए और बी को तो कुछ भी पेमेंट नहीं होगी, सी को पेमेंट हो जाएगी 1,200 की। ये 1,200 कहां से आया, 3,840 माइनस 2,640। ठीक है, अब बैलेंसेस कितने रहेंगे, ए को 9,600 देने थे, कुछ भी नहीं दिया, पूरा 9,600। बी को 6,000 देने थे, अभी तक कुछ भी पे नहीं करा, पूरा 6,000 आ जाएगा। सी को टोटल अमाउंट देना था आपने
8400 का, जिसमें से आप 1200 कर चुके पे, तो अमाउंट कितना बचा? 7200। यस साक्षी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो आपने क्या एसेट रियलाइज करा। नेक्स्ट यू हैव रियलाइज स्टॉक ऑफ 4000। अब ये 4000, आपके पास कितनी कैपिटल ड्यू बच रही है? 22,800 की, 22,800, जिसमें से आप कह रहे हो 4000 का आपका स्टॉक सेल हो गया, तो मैक्सिमम लॉस कितना आ गया आपका? 18,800। पीएसआर में डिवाइड कर दो 532 में, तो मैक्सिमम परमिसिबल लॉस को हमने पीएसआर में डिवाइड करा, ये आपके अमाउंट्स आ गए। हमने देखा ये तो सबके पॉजिटिव बैलेंस आ गए, 200, 360 और 3440, तो हम उनको अमाउंट्स पे कर देंगे। और उसके बाद ये आपने 9600 में से 9400 की पेमेंट कर दी, तो ये आपका क्या, 9400 लेस कर दिया लॉस, तो आपका कितना बचा? 200। 360 पे कर दिए, 3440 पे कर दिए, तो ये जो आपके बैलेंसेस हैं दीज आर अनपेड बैलेंसेस। अनपेड बैलेंसेस मतलब इतनी उनकी कैपिटल बच गई, लेकिन हमारे पास एसेट्स ही नहीं होने पे करने के लिए। ये पॉइंट समझ आया या नहीं? लास्ट वाला दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हमारे पास बैलेंस था 22,800 की कैपिटल का, जिसमें से हम कह रहे हैं 4,000 का तो स्टॉक रियलाइज होगा, ठीक है। तो आपने क्या करा, 18,800 का हम मान रहे हैं मैक्सिमम लॉस, वो लॉस तीनों पार्टनर्स में पीएसआर में डाल दिया, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस दोनों डालते हैं हम पीएसआर में। लॉस डाल दिए, तो हम कह रहे हैं कि लॉस के बाद आपका बैलेंस कितना बचा। ए को आपको पेमेंट करनी थी 9600 की, जबकि आप कह रहे हो 9400 का उसका हिस्से का लॉस है, तो अपना लॉस बियर करेगा और बचे हुए 200 ले लेगा। बी की कैपिटल पेमेंट करनी थी 6000, लेकिन 5640 उसके हिस्से का लॉस है, तो हम उसको 360 की पेमेंट कर देंगे। 7200 सी को करना था, 3760 उसके हिस्से का लॉस है, उसको कितना पे कर देंगे? रिमेनिंग। और 3440, इन तीनों का टोटल 4000 जो आपने स्टॉक से रियलाइज करा था वो आपने पे कर दिया। ये इनके अनपेड बैलेंसेस क्या कह रहे हो साक्षी? ये लास्ट में बचा वो लॉस होगा ना जो वो सफर करेंगे। हाँ जी, ये लॉस है जो आप सफर करोगे इंसॉल्वेंसी पे। बताओ समझ आया या नहीं? यस क्रिश, तेजस, बोलो जल्दी सी। डन। अगर इसको मैं समराइज फॉर्म में बोलूं, अगेन हमें सबसे पहले क्या पे करना है? लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, जो भी रियलाइज करा सबसे पहले इसके लिए साइड कर दो। सेकंड नंबर पे हम क्या करेंगे बताते जाओ, आउटसाइड लायबिलिटीज पे करेंगे। उसके बाद हम क्या पे करेंगे? पार्टनर्स लोन पे करेंगे, यस। उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल पे करते हुए आपको गार्नर वर्सेस मुरेलो लगाना है। जो रियलाइज करा इसके लिए सेट ऑफ, इसके लिए, इसके लिए, इनके लिए क्या करना है? आप क्या करोगे? सपोज जैसे इस क्वेश्चन में इनकी टोटल कैपिटल आ रही थी 24,000, लेस अमाउंट रियलाइज्ड। अमाउंट रियलाइज्ड वाज 1200, तो आपका मैक्सिमम लॉस आ गया। मैक्सिमम लॉस इज 22,800। इस लॉस को आप पीएसआर में पार्टनर्स में कर दो डिस्ट्रीब्यूट। अब जिसका भी नेगेटिव बैलेंस आएगा, जिसका भी नेगेटिव बैलेंस आएगा वो पॉजिटिव वाले बैलेंस से सेट ऑफ हो जाएगा। जैसे इस केस में बी, ए और बी का आया था नेगेटिव बैलेंस, तो हमने ये कहां से लेस कर दिया? सी से। इनका ये लॉस कौन बियर करेगा? सी। 1800, 840, तो हम बच्चे उसको कर देंगे पेमेंट। यस और नो? डन। कर लोगे इसका क्वेश्चन आया तो? ये वाला क्वेश्चन ना होमवर्क में लिख लो, क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क में करना है ये, इसी टॉपिक पे, ठीक है। इसमें बस एक चीज है कि रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपको 500, जो अल्टीमेटली प्रूव टू बी 400। तो ये शुरू से ही 400 मत मान लेना। हमें तो स्टार्टिंग में तो 500 लगे थे ना, वो तो पूरा लिक्विडेशन का प्रोसेस होने के बाद हमें पता चला कि 400 में ही काम बन गया। तो आपको स्टार्टिंग में तो 500 का ही प्रोविजन लेके चलना है, ठीक है। बाद में जो आपके 100 रुपए बचेंगे वो लास्ट आप आपकी जो भी लास्ट रियलाइजेशन होगी ना उसमें मान लेना। जैसे यहाँ पे 20,100 में ये कह रहे हैं कि आपका ना ऑलरेडी इंक्लूडेड है ये 100 रुपीज। अगर ये नोट नहीं डालता तो हम ये 100 रुपीज इसमें ऐड कर देते, ठीक है। और दूसरी चीज, ये देखो आपके ऑलरेडी भी तो कुछ कैश पड़ा था ना, आपके पास 500 रुपए का कैश अवेलेबल था, और 500 रुपए के आपके हो गए लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, तो आप इस कैश को तो मान लो नील। फिर आपने पहला रियलाइजेशन करा 1000 का, उससे क्या पे करेंगे सबसे पहले?
मेरे को शॉर्ट में बता दो। 1000 से हम सबसे पहले क्या चीज पेमेंट करेंगे? बैलेंस शीट देखो। यस, क्रेडिटर्स की पेमेंट करेंगे। तो क्रेडिटर्स के आपके 2000 में से 1000 चला गया, बैलेंस बच गया 1000। ठीक है। उसके बाद आपने 3000 रियलाइज करा। 3000 से क्या, यस हम ए का लोन पे करेंगे और बचे हुए क्रेडिटर की पेमेंट। 3000 में से 1000 ये चला गया, देन ए का लोन 5000 का था, 2000 ये पे हो गया, बचा 3000। फिर नेक्स्ट रियलाइजेशन ऐसे ऐसे पेमेंट करते जाएंगे। ठीक है। 3900 में से पहले 3000 ये पे कर देंगे, 900 पार्टनर्स कैपिटल। अगेन वही 900 में आप मैक्सिमम लॉस निकालोगे, पीएसआर में डिवाइड करोगे, जिसका नेगेटिव आएगा वो सॉल्वेंट वाले में डाल दोगे कैपिटल रेशियो में। क्लियर? क्वेश्चन ही करके आना है होमवर्क में ध्यान से। नेक्स्ट आता है आपका हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड कहते हैं इजी मेथड है, बहुत इजी मेथड है। वो कहते हैं जिसकी कैपिटल सबसे ज्यादा है ना, उसको पे कर दो। ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ पार्टनर्स बताता है ये। हाँ, तो ये कहते हैं जिसकी कैपिटल सबसे ज्यादा है, उसको पे कर दो। अब सुनने में तो बहुत इजी लग रहा है, लेकिन इन्होंने एक वर्ड लगा दिया, रिलेटिव। रिलेटिव मतलब कि हमें एक दूसरे के रिलेशन में प्रोपोर्शनेट देखना पड़ेगा। आप सीधा ये नहीं कह सकते ए बी सी, इसकी कैपिटल 50,000, इसकी कैपिटल 40,000, इसकी कैपिटल 30,000। तो आप डायरेक्ट ये नहीं कह सकते एक ही सबसे ज्यादा उसको पे कर दो। क्या पता प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसे हो 3:2:1। तो आप कहोगे भाई ये प्रॉफिट भी तो सबसे ज्यादा ले रहा है ना, 50,000 की कैपिटल है तो ये 3 गुना प्रॉफिट ले रहा है इसी के कंपेयर में। इसकी कोई 3 गुना कैपिटल थोड़ी ना है, 20,000 रुपए एक्स्ट्रा लगा के 3 गुना प्रॉफिट ले रहा है। तो आपको निकालना पड़ेगा रिलेटिव कैपिटल, और उसके अकॉर्डिंग हम पेमेंट करेंगे। अब निकालना सीखो, क्वेश्चन से देखेंगे हम डायरेक्ट। ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे आ जाओ। अ पार्टनरशिप फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 30th June। इट्स बैलेंस शीट ऑन डेट ऑफ डिसोल्यूशन वाज एज फॉलोज। ये आपको कैपिटल्स दे रखी है, लोन दे रखा है बी का, सन्ड्री क्रेडिटर्स, कैश, सन्ड्री एसेट्स। द एसेट्स वर रियलाइज्ड इन इंस्टॉलमेंट्स एंड पेमेंट्स वर मेड टू द प्रोपोर्शनेट कैपिटल बेसिस। क्रेडिटर्स वर पेड 29,000 इन फुल सेटलमेंट। थे कितने के? 30 के, तो मतलब 1,000 का आपका हो गया डिस्काउंट। ठीक है। Expenses of realization 5,400, but actual amount spent was 4,000. This amount was paid on 15 September. Draw a statement showing distribution of cash which was realized as follows. Cash आपका ऐसे से realize हुआ। The partners share profits and losses in 2:2:1. Prepare a statement showing distribution of cash amongst the partner by highest relative capital method. Highest relative capital method लगाना है आप। अब देखो इसको करते कैसे हैं। एक चीज बताओ, सबसे पहले आपके पास कैश है 10,800 का, क्या पे करने के लिए यूज होएगा ये? 10,800 से सबसे पहले आप क्या पे करोगे? क्रेडिटर्स, यस। टोटल आपको 29,000 की पेमेंट करनी है, उसमें से आप क्या पे करोगे? 10,800 का कैश। उसके बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी पे आप करोगे पार्टनर का लोन, और उसके बाद आप करोगे कैपिटल्स। मैं ना आपको कैपिटल्स निकालने सिखाती हूँ कैसे कैसे करेंगे। देखो इनकी कैपिटल दे रखी है आपको 76, 48 और 36, ये आपकी कैपिटल्स है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बता रखे? 2:2:1। ठीक है, ये आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब आप कहोगे हाईएस्ट कैपिटल, तो क्या हम ये कह दें कि ए को पेमेंट कर दो, 76,000 है? नहीं, आपने देखा ए प्रॉफिट भी 2 टाइम्स ले रहा है, बी भी टू का शेयर ले रहा है, और सी को 1 का शेयर मिल रहा है। तो हम कहेंगे कि सबसे पहले आप ये देख लो कैपिटल पर यूनिट ऑफ पीएसआर, मतलब कि एक हिस्सा लेने के लिए, एक हिस्सा लेने के लिए आपको कितनी कैपिटल लगा रखी है। तो हमने देखा 76,000 में तो उसको 2 टाइम्स हिस्सा मिल रहा है, तो एक के लिए कितना होगा? 38,000। ये कैसे आया? 76,000 डिवाइडेड बाय 2। बी ने कितना हिस्सा लगा रखा है? 24,000 पर कैपिटल, मतलब कि 48,000/2। और सी ने तो एक शेयर के लिए कितना लगा रखा है? 36,000। ठीक है। अब आपने देखा कि भाई सबसे कम बी ने लगा रखा है, बी ने सिर्फ 24,000 लगा के एक शेयर ले लेता है, जबकि वही शेयर ए को 38 पे मिल रहा है, सी को 36 पे मिल रहा है। तो हम बी को ले लेंगे बेस, हम कहेंगे बी को तो सबसे लास्ट में पेमेंट करेंगे, सबसे कम कैपिटल लगा रखी है। अब बी को ले लिया हमने बेस। ध्यान से सुनते जाना, अभी तक हमने क्या करा है, सिंपली उनकी प्रेजेंट कैपिटल्स लिखी, पीएसआर लिखा। अब हमने क्या करा, प्रेजेंट कैपिटल और पीएसआर को डिवाइड कर दिया।
हम देख रहे हैं कि पर यूनिट ऑफ प्रॉफिट के लिए आप कितना कैपिटल लगा चुके हो। तो हमने देखा ए ने लगा रखा 76/2 38, 48/2 24, 36/1 36,000। ठीक है। अब हमने जो लीस्ट वाला होता है ना, जो भी लीस्ट, यहाँ पे है आपका बी, लीस्ट वाले को एक ले लेते हैं हम बेस। हम कह रहे हैं भाई जैसे बी को एक शेयर 24,000 में मिल रहा है, अगर ए को भी 24,000 में एक शेयर मिल रहा होता तो दो शेयर के लिए उसको कितने लगाने चाहिए थे? 48,000। जब किसी बंदे को एक शेयर 24 में मिल रहा है तो दो 48 में मिलने चाहिए थे। सिमिलरली जो सी है उसको एक शेयर 24 में मिलना चाहिए था, क्योंकि बी को भी तो 24 में मिल रहा है ना, तो सी को भी 24 में दो। तो आप देखो हम कह रहे हैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल्स कितनी कितनी है। ए की होनी चाहिए थी 48, बी की 48 और सी की 24। लेकिन ए ने कितनी लगा रखी है एक्चुअल? 76,000। होनी चाहिए थी उसकी 48,000, तो कितना एक्सेस लगा रखा है उसने? 76 माइनस 48, 28,000। बी ने क्या कुछ एक्स्ट्रा लगा रखा है? 48 लगानी चाहिए थी, 48 ही लगा रखी है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। सी ने 36 लगा रखी है एक्चुअल में, और उसकी होनी चाहिए थी 24, तो कितना एक्स्ट्रा हो गया उसका? 12,000। यहां तक समझ आया या नहीं? ये सुनो, जल्दी जल्दी आंसर करते जाओ। यस और नो? धनवंशिका, बाकी लोग, क्रश, तेजस, साक्षी, डन। तो हमने यहां तक कर लिया कि इनकी इनकी ये कैपिटल आ रही है एक्स्ट्रा, और इनका शेयर कितना था? हमारी 2:1 की रेशियो थी ना, बी तो हट ही गया, इसको तो हटा दो, तो इनकी बची 2:1 की रेशियो। अब अगेन हम एक बेस ले लेंगे। हम कह रहे हैं कि 28,000 एक्स्ट्रा लगा रखे ए ने, तो वो ये कह देगा ए सीधा कि मैंने 28,000 एक्स्ट्रा लगा रखे, मेरे को पहले दे दो? नहीं, सी कहेगा प्रॉफिट भी तो 2 टाइम्स ले रहे हो, मेरे को तो एक ही मिल रहा है, तो एक के हिसाब से निकालो कितना होना चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि ए कह रहा है कि मैंने दो शेयर के लिए 28,000 लगा रखे हैं, मतलब पर शेयर के लिए उसने 14,000 लगा रखे हैं, जबकि सी ने पर शेयर के लिए 12,000 लगा रखे हैं। तो अब हम ले लेते हैं सी को बेस, कम वाली कैपिटल वाले को, लीस्ट वाले को हम बेस लेते हैं। तो हमने कहा सी का सिर्फ 12,000 है, उसको 12,000 में एक शेयर मिल रहा है, तो ए को 24,000 में दो शेयर मिल जाने चाहिए थे, लेकिन उसने एक्चुअल कैपिटल लगा कितनी रखी है? 28,000 की, तो एक्सेस कितनी लगा रखी है? 4,000। ठीक है, उसकी एक्सेस है 4,000। होनी कितनी चाहिए थी इनकी? 24, 12। तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले ए ने 4,000 के एक्स्ट्रा लगा रखी, वो तो उसके एक्स्ट्रा है, जेन्युइन एक्स्ट्रा है, तो सबसे पहले हम ए को देंगे 4,000, फिर हम ए और सी को देंगे 24 और 12, मतलब 2:1 की रेशियो में, और फिर हम बचा हुआ 40,000 किस रेशियो में डाल देंगे? 40,000 के ऊपर जो भी होगा 2:2:1। ये चीज समझ आई या नहीं? पहले 4,000, फिर 24 + 12 36,000 हम इस रेशियो में देंगे, 36 + 40,000 के ऊपर जो भी होगा वो 2:1 में जाएगा। इसके बाद हम कह रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। हाँ जी, समझ आ रहा है? बोलो फटाफट। ठीक है, एक बार और क्विकली रिवाइज करा देती हूँ हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें लिखनी होती है टोटल कैपिटल्स, फिर हमें लिखनी होती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर हम देखते हैं पर प्रॉफिट के लिए, पर यूनिट ऑफ प्रॉफिट के लिए आपने कितनी कैपिटल लगा रखी है। तो आपने क्या करा, कैपिटल डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 76/2 38, 48/2 24, 36/1 36। तो हम कह रहे हैं कि भाई बी ने तो सबसे कम कैपिटल लगा रखी है, पर यूनिट प्रॉफिट के लिए उसने सिर्फ 24,000 लगा रखे, तो बी को ले लो बेस। हम कह रहे हैं ए और सी अगर आप भी सेम रेशियो में लगाते तो आप भी टू प्रॉफिट्स के लिए 24,000 इंटू 248 लगाते, और इसको कह रहे हो आप एक के लिए कितना लगाते? 24। तो हमने कंपेयर करा, लगानी इतनी चाहिए थी प्रोपोर्शनेटली, एक्चुअली ये लगा रखी है, तो दोनों का डिफरेंस देख लो। ए ने एक्सेस लगा रखा 28 का, सी ने एक्सेस लगा रखा 12 का, बी ने कुछ एक्सेस नहीं लगा रखा, तो उसको एक लास्ट में पेमेंट करेंगे। अब क्वेश्चन आता है अब क्या करें। अब ए कह रहा है कि मेरी ज्यादा है, बट सी कह रहे हैं नहीं, आपको शेयर भी 2 गुना मिल रहा है, तो आपकी ज्यादा नहीं है, आप पर यूनिट निकालो। तो ए ने बोला मैंने पर यूनिट के लिए 14,000 लगा रखे, 28,000/2। सी कह रहा है मैंने 12,000 लगा रखे हैं, तो ए कह रहा है मेरी ज्यादा है। तो अब आपको देखनी पड़ेगी कितनी ज्यादा है। तो सी कहते हैं कि अगर आप, मैं 12,000 1 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए लगा रहा हूं, आपको 2 के लिए कितनी लगानी चाहिए थी? 20।
4000, और आपने लगा कितनी रखी है एक्स्ट्रा, 28, तो एक्सेस कितनी है, 4000। ठीक है, अब आपका बैलेंस ऑफ एक्सेस कैपिटल आ गया 24:12, मतलब 2:1। तो हम कह रहे हैं सबसे पहले तो ए को मिलेगा 4000, फिर जो भी रियलाइजेशन होगा अप टू 36,000 वो किस रेशियो में होगा, 2:1 की रेशियो में। और ये 36 प्लस 40 के बाद जो भी रियलाइजेशन होगा वो किस रेशियो में होगा, 2:2:1 में। समझ आया या नहीं? अब यहां से क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले आपको रियलाइज हुए, कैश था आपके पास 10,800 का, ठीक है, इसमें से आपने बना दिया ये वाला प्रोविजन 5,400 का, तो आपके पास कितना बैलेंस बच गया, 10,800 माइनस 5,400, 5,400 का बैलेंस बचा। इससे भी आप लोगों ने बताया था कि हम सबसे पहले पेमेंट करेंगे क्रेडिटर्स को, 29,000 की करनी है हमें। अब ये स्टार्टिंग में तो नहीं पता था ना कि हमें 29 की करनी है, हम जब उसको लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे डिस्काउंट तो वो तभी देगा। तो आप अभी तो 30 मान के चल रहे हो, 30 में से 5,400 आपने पे कर दिए, बच गया 24,600। ये सारे सेम बैलेंसेस लिख दिए हमने जो बैलेंस शीट में दे रखे हैं। फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी है 25,200। ये चीज ना ध्यान रखना, क्रेडिटर्स का डिस्काउंट स्टार्टिंग में ही मत लिख देना, बाद में लिखना है, क्योंकि फर्स्ट डे नहीं बोला था उसने डिस्काउंट, लास्ट में देगा, पता लगा आप डिस्काउंट भी ले गए बैड डेट्स भी हो गए। ऐसा नहीं करना, पहले पेमेंट, लास्ट पेमेंट पे डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बैलेंस बच रहा है 24,600 का। फिर आपकी इंस्टॉलमेंट आई 25,200। हम कह रहे हैं सबसे पहले क्रेडिटर की पेमेंट, 24,600 में से 1,000 का मिल जाएगा डिस्काउंट, तो आप 23,600 की पेमेंट कर दोगे। ये आपका अमाउंट आ गया डिस्काउंट रिसीव्ड ट्रांसफर टू रियलाइजेशन नर। और बचा हुआ अमाउंट कितना मिला था आपको, 25,200 माइनस 23,600, कितना बैलेंस बचा, 1,600 रुपए। ये किसको पे कर देंगे, बी के लोन में। बी के लोन का बैलेंस बचा 8,400 और कैपिटल का एज इट इज। ठीक है, उसके बाद आपने क्या रियलाइज करा है, 60,000 रुपीज। 60,000 में से सबसे पहले आप 8,400 की तो क्या पे कर दोगे, बी का लोन की अमाउंट। 60,000 में से 8,400 चले जाएंगे तो कितना अमाउंट बचेगा आपका, ये वाला अमाउंट। इसको हमने अभी अपनी रेशियो निकाली थी कि हम कैसे करेंगे, सबसे पहले 4,000 ए को, 36,000 को 2:1 में, और उसके ऊपर जितना भी अमाउंट बचा है, जितना भी अमाउंट मतलब 60,000 में से 8,400 तो पहले ही लेस कर दिए थे, कितना अमाउंट बचा था ये, 60,000 माइनस 8,400, 51,600। इसमें से 4,000 ए को पे कर दिए और 36,000 ए और सी को पे कर दिए, तो ये जो अमाउंट बचा आपका 11,600, ये आपका चला जाएगा 2:2:1 में। बताओ, समझ आया? स्टार्टिंग का प्रोसीजर दोनों में सेम है, पीसमेल आप ये मैक्सिमम लॉस ले लो या फिर हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल। सबसे पहले लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, फिर आउटसाइड लायबिलिटीज, फिर पार्टनर्स लोन। बची पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल मैक्सिमम लॉस मेथड में क्या कहते हैं कि आपने जो भी रियलाइज करा है टोटल कैपिटल में से उसको लेस कर दो, हम मान लेंगे कि बाकी कुछ रियलाइज ही नहीं होने वाला, उसको डिवाइड कर दो किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जिसका भी नेगेटिव अमाउंट आ रहा है वो नेगेटिव अमाउंट आपका बियर करेगा सॉल्वेंट, मतलब पॉजिटिव वाला पार्टनर, उसकी पेमेंट कर दो। फिर नेक्स्ट रियलाइजेशन एंड सो ऑन। इस वाले रूल में क्या करना है, हम कह रहे हैं ऐसा नहीं करना, पार्टनर्स को जो भी अमाउंट पे करना है आप निकालो हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल, किसने सबसे ज्यादा कैपिटल लगा रखी है। कैसे निकलेगी, आप पर यूनिट कैपिटल निकालते जाओ। आपने देखा सबसे पहले सबसे ज्यादा किसने लगा रखी है, ए और सी ने, बट अभी भी इनकी रेशियो सेम नहीं है। फिर हमने इसको फिर फर्दर डिवाइड करा, फिर लास्ट में हमें पता चला ए ने 4,000 एक्स्ट्रा लगा रखा है, और ये आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए है, और ये बच्चों है। बताओ दोनों मेथड समझ आए या नहीं आए, सच्ची सच्ची। हाँ जी, तेजस, कृष, साक्षी, वंशिका। वंशिका ये वाला समझ आ गया आपको? हाँ, स्टार्टिंग वाली तो आप देखनी ही पड़ेगी आपको रिकॉर्डिंग। और कृष आपको समझ आया, आ गए? हाँ देखो, आपको ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये ऐसे है कि मैं आपको बताती जाऊंगी उससे नहीं आएगा। आप क्वेश्चन हाथ से निकालो तो आएगा, बस एक बार ट्राई, हाँ बिल्कुल कृष, ट्राई करोगे ना तभी आएगा, बिना आंसर देखे करना, फिर आपको अच्छे से मिस्टेक्स आइडेंटिफाई होंगी। इसमें आपका 7th क्वेश्चन तो है ही, 8 करना, और जो भी आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी दे रखा होगा मैक्सिमम लॉस का, इसमें तो नहीं है।
पार्टनर्स कैपिटल आपका ना इसमें तो नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल में आप देख लेना एक बार, कोई ना कोई आरटीपी एमटीपी का आपको मिल जाएगा। ठीक है, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल वाला भी, वो वाला कर लेना, नहीं मिले तो बता देना, कोई क्वेश्चन मैं दे दूंगी आपको। ठीक है। और ये लास्ट है आपका एलएलपी का बाइंडिंग अप, कुछ भी नहीं है, जैसा पार्टनरशिप का बाइंडिंग अप था वैसा ही है। एग्जाम में तो नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन वैसे तो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं क्वेश्चन। ठीक है। इसमें आपको एलएलपी की बाइंडिंग अप में रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट बिल्कुल सेम तरीके से बनेगा जैसे आपका पार्टनरशिप का था, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में करना है। तो आपको पार्टनरशिप के होमवर्क में क्या क्या करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 7, 9 और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो जाएंगे। हाँ जी, कर लोगे ना पार्टनरशिप का इतना होमवर्क? ठीक है जी, डन।